गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम NCERT सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले 12th क्लास के NCERT की पॉलिटिकल साइंस की बुक को उठाया है और इसके पहले चैप्टर को हम सर्वप्रथम देखेंगे। और ये एक ही एपिसोड में नहीं आकर के हम इसको 2-3 एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, ताकि हर टॉपिक को सही तरीके से एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाऊं और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो में आप पूरा बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 1 से, जो जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। सर्वप्रथम हम दो ध्रुवीयता के बारे में जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर का नाम ही दो ध्रुवीयता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो जब हम दो ध्रुवीयता की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें शीत युद्ध के आरंभ से पूर्व एक बार विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहिए। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच का संघर्ष था, जिसमें मित्र राष्ट्र को विजय प्राप्त हुआ और धुरी राष्ट्र को इसमें पराजय प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से दो ध्रुवीयता की जो आरंभ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आरंभ होता है, यानी कि 1945 के बाद से आरंभ होता है। 1945 के बाद से शीत युद्ध का आरंभ और दो ध्रुवीयता का आरंभ माना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व भर में कुछ इस प्रकार का परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि विश्व दो खेमे में बटा हुआ नज़र आया, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि दो ध्रुवीयता के आरंभ होने के क्या कारण थे। दो ध्रुवीयता के आरंभ होने के कारण के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में निम्न कारण बताए जाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शक्ति संतुलन में बदलाव आया। विश्व पटल पर USA और USSR शक्तिशाली बन करके उभरा और विश्व के विभिन्न देश जो है इन्हीं दो खेमे में विचारधाराओं के आधार पे और अपने हित के आधार पे बढ़ता हुआ नज़र आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में प्रभाव जमाने की होड़ भी इन दो महाशक्तियों के मध्य, USSR और USA के मध्य, यूरोप में अपना प्रभाव जमाने के लिए भी इन दोनों में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुआ, जिसने दो ध्रुवीयता को बढ़ावा देने का कार्य किया। साथ ही साथ इन दोनों गुटों के द्वारा सैन्य गठबंधन का निर्माण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम 1949 में USA के द्वारा नाटो का निर्माण किया गया। इसके बाद में USSR सोवियत यूनियन के द्वारा 1955 में वार्सा पैक्ट किया गया। इन सैन्य गठबंधन में विभिन्न देश इसके सदस्य होते थे, जो कि इनके अपने ही खेमे के होते थे, इनके विचारधारा के होते थे। तो ये दो ध्रुवीयता के आरंभ होने का मुख्य कारण था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन्हीं परिस्थितियों की वजह से दो ध्रुवीयता का आरंभ हुआ। अब हम दोनों ध्रुव की बात करते हैं, जिसको हम डिटेल से हम जानते हैं कि दोनों ध्रुव में कौन कौन से थे। तो एक पोल इसमें अमेरिकी गुट का था, दूसरा सोवियत संघ का था। जो अमेरिकी गुट था उनकी जो विचारधारा थी वो कैपिटलिस्ट थी, और सोवियत गुट की जो विचारधारा थी वो कम्युनिस्ट थी। तो जो अमेरिकी गुट थे उनमें अधिकतर पश्चिमी देश शामिल थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस आदि इसमें शामिल थे। और साथ ही साथ USSR जो सोवियत यूनियन का गुट था, इसमें कुल 15 साम्यवादी देश शामिल था, जिससे मिल करके पूरा सोवियत यूनियन ये कहलाते थे। तो इस प्रकार से दो ध्रुवीयता का आरंभ होता है, और दोनों ध्रुव, एक अमेरिका है और दूसरा सोवियत संघ है। तो विश्व पटल पर जब भी दो ध्रुवीयता की बात होती है तो हम अमेरिकी गुट और सोवियत गुट के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से शीत युद्ध के समय में बदलाव आया। अब मैं आपके NCERT के अनुसार उसके चैप्टर के अनुसार ही चलूँगा, जिसमें कि दो ध्रुवीयता के आरंभ में ही जो आपका बर्लिन के दीवार की चर्चा की गई है और चैप्टर के आरंभ में,
इसके परिचय के दौरान ही किया गया है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि ये फ़ोटो भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से बर्लिन की दीवार को गिराया जाता है और जर्मनी का एकीकरण होता है। तो अब हम कुछ जानकारी बर्लिन की दीवार के बारे में आपको देना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 1961 में इसका निर्माण किया गया था। यह पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के मध्य विभाजन का प्रतीक था, जो शीत युद्ध के दौरान किया गया था। 1989 को इसे तोड़ दिया गया और यह दीवार जो थी वो कुल 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और 28 वर्षों तक ये खड़ी रही। इसे पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा तोड़ा गया था और इसे तोड़ने के बाद में जर्मनी का जो है एकीकरण हो जाता है और संपूर्ण जर्मनी में पूंजीवादी विचारधारा को माना जाने लगता है और पूर्वी जर्मनी के लोग अपने साम्यवादी विचारधारा को त्याग देते हैं। यहाँ पे नोट एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन दो खेमे में हो गया था। एक पश्चिम जर्मनी जो यूएसए के खेमे में था और दूसरी ओर जो है पूर्वी जर्मनी जो यूएसएसआर के समर्थन में था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जर्मनी का विभाजन हुआ और ये दो भागों में बटा हुआ जर्मनी था, जिसके बीच में एक दीवार खींचा गया था, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से हम जानते हैं। और साथ ही साथ इस दीवार को तोड़ने के बाद में जर्मनी का एकीकरण हो गया और ये बर्लिन के दीवार को तोड़े जाने के बाद में इसके परिणाम जो है वो शीत युद्ध की समाप्ति की ओर ले जाता है हम दुनिया को। और इसके अपने विभिन्न पक्ष है, विभिन्न इसके परिणाम के बारे में चर्चा किया जाता है। इसे शीत युद्ध के अंत का आरंभ माना जाता है। इससे जर्मनी का एकीकरण हुआ और संपूर्ण जर्मनी में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो गया। पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन तेज हुआ। पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया आदि में जो है वहाँ पे लोकतांत्रिक आंदोलन आरंभ होता है, ये तेज होता है और ये सभी बाद में जा कर के यूएसएसआर से 1991 तक जो है अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है। इस प्रकार से बर्लिन का दीवार जो है शीत युद्ध के समय इसका गिरना एक महत्वपूर्ण घटना था, जिसे कि संपूर्ण विश्व में चर्चा किया गया और ये आज भी राजनीति विज्ञान में एक अहम हिस्सा के रूप में स्थापित है, जिसे हम शीत युद्ध के कड़ी में हम इसे पढ़ते हैं। साथियों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम सोवियत प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से सोवियत व्यवस्था का विघटन हुआ और मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर के बारे में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को 1 से 2 वीडियो में ख़त्म किया जाए। धन्यवाद।